हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे जाट आंदोलन में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। प्रदर्शन कर रहे जाटों ने कई इलाकों में आगजनी और लूटपाट की। हिंसा पर काबू पाने के लिए हरियाणा के 9 जिलों को सेना के हवाले कर दिया गया है। भिवानी और रोहतक समेत 3 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। आंदोलन की आग में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 78 लोग घायल हुए हैं। डीजीपी के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन मामले में अब तक 129 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जींद के जिलाना में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। हरियाणा रोडवेज की कई बसों में आग लगा दी गई और डाकखाने में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। जींद ही नहीं, हरियाणा के कैथल में भी प्रदर्शन के दौरान जाट समुदाय के लोग उग्र हो गए और उन्होंने रोडवेज की कई बसों को आग के हवाले कर दिया। सोनीपत के गोहाना में जाट आंदोलनकारियों ने 3 बसों और 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। जाट आरक्षण के नाम पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोग न केवल आगजनी कर रहे हैं, बल्कि हाथों में हथियार लेकर शहर में खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। सोनीपत में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर जाम लगा दिया और पुलिस बैरिकेडिंग में आग लगा दी। इधर रोहतक में भी शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना की तैनाती की गई। सेना ने पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। झज्जर में प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के घर पर तोड़फोड़ की। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए यहां भी सेना ने फ्लैग मार्च किया। भिवानी में आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना ने संयुक्त रूप से शहर में फ्लैग मार्च किया। भिवानी में पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। यही नहीं, लोगों को घर से बाहर निकलने पर गोली मारने की चेतावनी तक जारी की गई। आंदोलनकारियों ने करनाल मेरठ हाईवे पर कब्जा कर लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर पथराव किया गया। जाट आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से सेना और सीआरपीएफ के और कंपनियां भेजे जाने की मांग की है। उधर भारतीय वायुसेना भी प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाकर बाहर निकालने के काम में लगी हुई है। एक तरफ जाट आंदोलन के नाम पर हरियाणा जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गन्नौर में आंदोलनकारी डीजे लगाकर नाच गाने का प्रोग्राम करते हुए नजर आए। जाट आंदोलन की आग अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। मेरठ में कई जगह प्रदर्शन और रोड जैम किया गया। उधर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और सर्वखाप मुखिया की बैठक में फैसला लिया गया कि आज 11 बजे से 1 बजे तक सड़कों पर जाटों का कब्जा रहेगा। जाट आंदोलन को देखते हुए 21 फरवरी को हरियाणा में होने वाली सीटैट की परीक्षा रद्द कर दी गई। जाट आरक्षण के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर भी खासा असर पड़ा है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों के ना मिलने से स्टेशन की बाहर की सवारियां भी मनमाने पैसे वसूल रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर विरोध बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संविधान के तहत जाटों की हर मांग मानने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज से दिल्ली में जंतर मंतर पर हरियाणा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। आरक्षण के मुद्दे पर जाट नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने आज शाम तक इस मामले में कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, किरण रिजिजू और हरियाणा के जाट नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल रहे। हरियाणा के जाट आंदोलन का असर दिल्ली पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मनक नहर पर आंदोलनकारियों के कब्जे के बाद दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया। मुनक नहर का पानी न मिलने से जल बोर्ड के कुल 9 में से 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पानी की समस्या को लेकर आपात अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जल संसाधन मंत्री कपिल शर्मा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी जाट आंदोलन का असर दिख रहा है। नेशनल हाईवे जाम होने से मंडी में सब्जियों की आवक पर असर पड़ा है, जिससे उनके दाम बढ़ सकते हैं। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि फलों के दामों पर भी इसका असर पड़ सकता है। व्यापारियों का कहना है कि जल्द आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो हालत और बदतर होंगी। जाट आंदोलनों पर फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा ने दुख जताते हुए कहा कि शांति से बातचीत कर इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, अनिर्बान और रियाज की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को चिट्ठी लिखकर सतर्क किया है, ताकि तीनों संदिग्ध देश से बाहर ना जा सकें।
उमर खालिद की तलाश में जुटी पुलिस उसके दोस्त सादिक को पूछताछ के लिए बिजनौर से दिल्ली लेकर आई है। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ आज पूर्व सैनिक मार्च निकालेंगे। इसके अलावा आज ही राजघाट से जंतर मंतर तक रिफॉर्म जेएनयू मार्च निकाला जाएगा। जेएनयू में हुए बवाल और छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ यूपी के गोरखपुर में बीजेपी ने जेएनयू मामले के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बीजेपी ने जयपुर में देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पुतले भी फूके। कन्हैया के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं जेल से वापस आने के बाद उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों से हुई मारपीट के मामले में पहले गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद वकील को थाने से ही जमानत मिल गई। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने जेएनयू विवाद में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल वही भाषा बोल रहे हैं जो आतंकवादी बोलते हैं। बजट सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए शनिवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में विपक्ष ने जेएनयू मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिस पर सरकार ने सहमति जताई है। आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तिरंगा विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पुणे में कहा कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराने का फैसला सरकार ने नहीं बल्कि वाइस चांसलर की बैठक में सभी की सहमति से लिया गया। 6 दिनों की भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। इसके बाद ओली ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रायपुर में हाउसिंग फॉर ऑल योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद सत्य साई हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओडिशा में किसान रैली को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे कोलकाता में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार शरीफ कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी राजवल्लभ यादव की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। आरजेडी के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोक लिया और जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के हनुमंतिया में चल रहे 10 दिवसीय जल महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैलगाड़ी से आए और आम आदमियों की तरह दुकानों पर मोलभाव करते हुए नजर आए। इधर जम्मू कश्मीर में पंपोर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। हमले में सेना के एक कैप्टन, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक नागरिक की भी मौत हो गई। आतंकियों के हमले में 10 जवान के घायल होने की भी खबर है। जिस जगह पर हमला हुआ उसके पास ही रियाई की बिल्डिंग है जिसमें 3 आतंकवादी घुसे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इमारत में करीब 100 लोग फंसे हुए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खुफिया सूचना के आधार पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अशफाक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 8 गोलियां बरामद की। खुफिया विभाग ने देश के 5 बड़े शहरों पर बड़े फिदायिन हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक 4 आतंकी संगठन इन हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इन आतंकी संगठनों में बांग्लादेश के आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन शामिल हैं। खुफिया विभाग दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर और कोलकाता पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। खुफिया विभाग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में लगे मेन्यू बोर्ड पर बीफ बिरयानी लिखा होने की खबर पर हंगामा हुआ। बीजेपी की मेयर सहित हिंदूवादी नेताओं ने एसएसपी दफ्तर में जाकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। लखनऊ में सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। इस जिला प्रशासन ने इस दौरान कहा कि आयोजकों ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। यूपी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर अर्चना एक्सप्रेस की जनरल बोगी के अचानक पटरी से उतर जाने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस हादसे में एक महिला बोगी से नीचे गिर गई। इधर इसकी वजह से उसको काफ़ी चोटें आई हैं। इसके अलावा 6 से ज़्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है। यूपी के अलीगढ़ में एक गांव की पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। पंचायत ने गांव की 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी है।
फ्रीडम 251 के मोबाइल फोन पर विवाद होने के बाद डेटाविन कंपनी के सीईओ सुनील तुली ने दावा किया है कि कोई भी कंपनी इतने कम दाम में स्मार्टफोन नहीं दे सकती। आयकर विभाग ने 251 रुपए में फोन बेचने का दावा कर रही कंपनी रिंगिंग बेल के नोएडा स्थित ऑफिस पर छापा मारकर कंपनी के दस्तावेज कब्जे में ले लिए। इधर मुंबई पुणे वेस्टर्न वेपर एक्सप्रेस वे पर एक तेल का टैंकर पलटने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जयपुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्ती कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंचे करीब 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे। थाने से सटे उल्लासनगर में एक जनसंपर्क अधिकारी की गाड़ी में 2 अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। गाड़ी में कोर्ट के कई कागजात रखे हुए थे। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। मुंबई में एक बहू पर अपनी ही सास की हत्या का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बिहार के सीवान में बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार और उसके बेटे को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। भोपाल की जिला अदालत ने निलंबित डीआईजी उमेश गांधी, उनकी पत्नी और भाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उमेश गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। बैतूल के गनारी गांव में एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर पर महिला से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। गोरखपुर में डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर मारपीट करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस दौरान करीब 6 दबंगों ने डॉक्टर और उसके स्टाफ को जमकर पीटा है। बिहार के रोहतास में ऑटो में छेड़खानी करना एक मनचले को महंगा पड़ गया। लड़की ने ऑटो रुकवाकर मनचले को बाहर निकाला और सरेआम उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के रतलाम के मामटखेड़ा गांव के लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उनके गांव में 3 साल पहले आए मानसिक तौर पर विक्षिप्त लड़के को उसके परिवार से मिला दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए एक साइकिल क्लब बनाया गया है। इस क्लब से छात्र साइकिल 50 रुपए प्रति महीने के किराए पर ले सकेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी की लॉन्चिंग के मौके पर शत्रुघ्न और अमिताभ बच्चन एक ही मंच पर नजर आए। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे बीच भले ही मतभेद हैं, लेकिन हमारा दोस्ताना भी कायम है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मनमुटाव की खबरें हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन किताब की लॉन्चिंग के मौके पर दोनों के बीच पुरानी गर्मजोशी वापस दिखाई दी। शाहरुख की फिल्म फैन के एंथम जबरा को लोगों ने खासा पसंद किया है। 4 दिनों में इस गाने को 26 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म की एनका के गाने हाई हील्स के रिलीज होने से पहले उसका पहला लुक रिलीज किया गया। रिलीज हुई तस्वीर में अर्जुन कपूर हील्स पहने हुए हैं। टोरंटो में दीपिका पादुकोण के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के बाद रणवीर सिंह वापस मुंबई पहुंच गए हैं। रणवीर सिंह मुंबई में एक स्टोर की लॉन्चिंग पर दिखाई दिए। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के ब्रेकअप के चलते फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग एक बार फिर से लेट हो गई है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने की तैयारी कर रहे हैं। साजिद नाडियाडवाला अपनी फिल्म में दोनों को एक साथ कास्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने समुद्री सीमा लांघने के आरोप में 88 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूरोप में इन दिनों दशक के सबसे भयानक आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक इराक और सीरिया से आईसिस की ट्रेनिंग लेकर 5000 से ज्यादा जिहादी यूरोप में घुस चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरे यूरोप में फ्रांस की तरह हमला करने की योजना बनाई जा रही है। यूरोप के अलग अलग देशों में फैले आईसिस के आतंकी एक साथ हमला करने की फिराक में हैं। यूरोपियन पुलिस चीफ ने हमले की आशंका जाहिर करते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि आईसिस के आतंकी शरणार्थी बनकर यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ जारी जंग की नई तस्वीरें जारी की है। सीरिया के दारा शहर में सेना के जवानों ने विद्रोहियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए।
इंग्लैंड में हत्या की कोशिश के मामले में एक युवक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर उसके पूर्व पति को देख लिया था, जिसके बाद उसने कार से उसे बुरी तरह से कुचल दिया। चीन में 7 साल की एक बच्ची ने मौत को चकमा दे दिया। इस बच्ची को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। इसके बावजूद बच्ची बच गई। चीन के गीगैंग शहर में 2 दीवारों के बीच संकरी जगह में 2 बच्चे फंस गए। बाद में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दीवार काटकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। टीम इंडिया आज एशिया कप के लिए बांग्लादेश रवाना होगी। 24 फरवरी को भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 370 रन बनाकर खत्म हुई। आईपीएल सीजन 9 में खेलने वाली नई टीम गुजरात लायंस की जर्सी दिल्ली में लॉन्च की गई। इस मौके पर गुजरात टीम के कैप्टन सुरेश रैना भी मौजूद थे।